सुशील सिंह ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच पूरे बिहार में अगर हम लोग बात करें तो जनता के बीच सबसे अधिक रहने वाले प्रतिनिधि हैं, जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इससे आप हम या पूरे बिहार के लोग भी इनकार नहीं कर सकते, सारे लोग मानते हैं। तो अगर पवन सिंह की तरफ जो भी वोट टर्न कर रहा है ये कहीं ना कहीं एनडीए को डैमेज कर रहा है। अब देखना है कि इस डैमेज को एनडीए पार कर पाता है कि नहीं, लेकिन महागठबंधन में मुझे बहुत ज़्यादा सेंध लगती नहीं। वही यही बात आपको बाजी किसको मारते हुए देख रहे हैं आप? रिजल्ट कैसा देख रहे हैं काराकाट? देखिए वहां पर जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम। लगातार आप सुबह से देख रहे हैं एग्जिट पोल और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एग्जिट पोल का महा एग्जिट पोल। जी हां, आज हम चर्चा करने वाले हैं उन तमाम हॉट सीट पर जो आपकी नजर में सबसे अहम है, जिस पर आपकी निगाहें हैं। आप चाहते हैं कि वहां पर आपके उम्मीदवार जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी हैं एडिटर विपुल कुमार जी। सबसे पहले तो उनसे आपको परिचय करवा देते हैं। विपुल जी, आप एग्जिट पोल तो जरूर देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको बिहार के उन 9 हॉट सीट की चर्चा करेंगे। उस 9 हॉट सीट का एग्जिट पोल बताएंगे कि कौन वहां से बाजी मार रहा है और कौन बाजी हार रहा है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, काराकाट। सबसे पहले हम काराकाट की चर्चा करते हैं कि काराकाट में कौन बाजी मार रहा है और कौन बाजी हार रहा है। क्योंकि यहां से एनडीए के जो कैंडिडेट थे वो है उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है वो है राजा राम सिंह। लेकिन इन दोनों के बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, इनके आने के बाद से लड़ाई रोचक हो गया है। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में कौन बाजी मार रहा है, कौन बाजी हार रहा है, इसकी बात हम सीधे करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रवेंद्र कुमार मिश्रा जी से जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे नव बिहार टाइम्स के संपादक हैं और पूरे बिहार और झारखंड को ये बारीकी से समझते हैं। तो हम सबसे पहले प्रवेंद्र मिश्रा सर से जानते हैं कि काराकाट में कौन बाजी मार रहा है और कौन फंस गया है काराकाट में। मेरा सवाल इस पर होगा, कमल किशोर सर, आप लगातार जुड़े हुए हैं, काराकाट से आप आते भी हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, कई लोकसभा चुनावों को आप देख रहे हैं। काराकाट में जो स्थिति इस बार जातिवार हुआ कि एक तरफ लगातार जो कुशवाहा चुनाव लड़ते रहे, उम्मीदवार के तौर पर आते रहे, इधर जब पवन सिंह आए हैं, राजपूत जाति से वो आते हैं और एक दिखा इस लोकसभा चुनाव में कि राजपूत जाति जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आया। यही कारण हुआ कि पोलिंग भी बढ़ा है, जैसा कि सर ने कहा, वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि काराकाट लोकसभा में पवन सिंह वाकई में पीएम मोदी, बीजेपी, एनडीए की एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं? नहीं, चुनौती तो हमको नहीं लगता है कि वो बने हैं, लेकिन निश्चित रूप से पवन सिंह ने इस पूरे चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है और अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है उसके सामने कई तरह की कठिनाइयां होती है। पवन सिंह राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, काराकाट क्षेत्र उनके लिए नया है, लेकिन नया क्षेत्र और नए राजनीति के खिलाड़ी होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया उसकी तो निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने सबको विवश किया, बड़े बड़े नेताओं को, एनडीए के और इंडी गठबंधन के नेताओं को, कि यहाँ आकर के अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करें। लेकिन जो मुकाबला होगा, वोटिंग होगा, वह बिहार में चूंकि जो चुनाव होता है मुख्य रूप से उसमें जाति आधारित है। तो जाति आधारित के अनुसार जो समीकरण है पार्टियों का,
वह तो रहा ही, लेकिन पवन सिंह जिस राजपूत जाति से आते हैं, राजपूतों का 50 से 60% समर्थन, खास करके राजपूत के युवा वर्ग का समर्थन पवन सिंह को मिला। यह उनके लिए एक फैक्टर हुआ। इसके अलावा जो कलाकार टाइप के लोग हर गांव से कुछ कुछ रहते हैं, या जो भोजपुरी के अन्य कलाकार आए यहाँ प्रचार किया, उसका थोड़ा असर पड़ा। तो अन्य जातियों के युवा वर्ग के लोग भी, जिसमें यादव से भी लोग हैं, उन्होंने भी वोटिंग की है। लेकिन मुझे जो लगता है कि सीधा सीधा जो यहाँ मुकाबला इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच है। हम सर यहाँ पर आपको ये कहेंगे कि राजपूत जाति को जो आप बता रहे हैं कि 50 से 60% वोट दिया है, लेकिन जो हम लोग सैंपलिंग किए हैं, हम लोग जो फील्ड में घूमे हैं, राज जी हमारे साथ में थे, परमिंदर मिश्रा सर भी घूम रहे थे, तो यहाँ पर तो राजपूत जाति पवन सिंह के साथ खड़ा दिखा। अगर राजपूत जाति के लोग अगर पवन सिंह के साथ नहीं खड़ा होते तो फिर पवन सिंह लड़ाई में होते कैसे? इसको आप कैसे, किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, देखिए, हम जो करें 50 से 60%, बाकी आप देखिए, अब तो मुझे नाम भी लेना पड़ेगा कि जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं इस काराकाट संसदीय क्षेत्र से जो आते हैं, जिसमें पूर्व सांसद आपको गोपाल नारायण सिंह का नाम है, पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार सिंह का नाम है, आपको डेहरी के विनोद सिंह बड़े नेता हैं, सत्येंद्र सिंह हैं, और भी कई ऐसे राजपूत के बड़े बड़े, सोनू सिंह लोजपा के जो प्रदेश महासचिव हैं, उनकी पत्नी नीतू सिंह वहां से जिला पार्षद रही हैं, उनके पिताजी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये सब जो कई बड़े राजपूत नेताओं के नाम हैं, वे सीधे सीधे उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे। आप किसको लीड दे रहे हैं? और उनका प्रभाव रहा है। तो ऐसा नहीं है कि राजपूतों का 100% वोट पवन सिंह को मिल जाए, यह मुझे नहीं लगता है। ये जो मैंने नाम लिए, इसके अलावा भी कई नाम है, चूंकि समय यहाँ कम है, सबका नाम नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने अपना प्रभाव डाला है और 40% वोट निश्चित रूप से राजपूतों का उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में गया है। इस पर एक सवाल ये हो जाएगा परमेंद्र सर आपसे होगा कि जिस तरीके से कमल सर बता रहे हैं कि राजपूत जाति का वोट पवन सिंह के साथ 100% नहीं जा सकता है, लेकिन अब सवाल कुशवाहा जाति पर आता है, क्योंकि लगातार से सभी पार्टियों की तरफ से कुशवाहा उम्मीदवार उतारा गया है काराकाट में। आपको क्या लगता है, काराकाट में अगर कुशवाहा अपनी वोट देने जाते हैं, नजर देखते हैं, तो वो किसे नेता मानते हैं? उपेंद्र कुशवाहा को इस वक्त अपना नेता वो देख रहे हैं या राजा राम सिंह को देख रहे हैं? देखिए, कुशवाहा बिरादरी जो है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति थी काराकाट, इसलिए कंफर्टेबल थी कि दोनों तरफ से जो प्रमुख उम्मीदवार, प्रमुख गठबंधन थे, उन्होंने कहा कुशवाहा बिरादरी के उम्मीदवार उतारे थे। तो जहां जहां ऐसा लगा कि पवन सिंह जीत सकते हैं या पवन सिंह प्रभावशाली हैं, वहां वहां कुशवाहा वोटर चले गए राजा राम सिंह की तरफ। और जहां पर ये ऐसा प्रभाव नहीं दिखा, वहां के कुशवाहा वोटर जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए। तो कुशवाहा वोटर में डिवीजन हुआ है उस इलाके में। हम लोग पोलिंग के बाद भी घूम रहे थे हंसपुरा गो इलाके में, हंसपुरा में खास करके मैं देख रहा था कि राजा राम सिंह का अच्छा प्रभाव था, जबकि सोन के तटीय इलाके के जो कुशवाहा लोग थे वहां पे उनका उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रभाव था। कुशवाहा वोट बटा है, इसमें कहीं दो राय। नवीनगर में पवन सिंह बाजी को पलटते हुए नजर आ रहे हैं, डेहरी में मजबूत स्थिति में है, नोखा में लड़ाई में है, ओबरा में राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में भीषण लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा वहां भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, गो में उपेंद्र कुशवाहा भारी है। तो आप इसमें लीड किसको दे रहे हैं, वहां पर बढ़त किसको आप दे रहे हैं? आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट से जानना चाहते हैं, काराकाट में आप बाजी पर लड़ते हुए किसको देख रहे हैं? देखिए, अभी कुछ वैसा हम पहले भी बोल चुके हैं कि दोनों के बीच कड़ा संघर्ष है। और कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार की ओर से जो गरीबों को अनाज देने की योजना शुरू की गई, किसानों को सम्मान निधि देने की योजना जो चल रही है, उज्ज्वला गैस की योजना है, इसका असर देखने को मिला। मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि राम मंदिर का और जो धारा 370 का जम्मू कश्मीर का, इसका कोई नहीं चला। कहीं राम मंदिर का प्रभाव नहीं देखा गया वोटिंग में, और कहीं 370 की चर्चा नहीं हुई। लेकिन मोदी के 5 किलो अनाज की चर्चा आम मतदाताओं ने, महिलाओं ने की। आपको किसान सम्मान निधि की योजना की चर्चा की और वह वोटिंग में तब्दील होता दिखा। यह बहुत बड़ा फैक्टर काम किया है एनडीए के लिए। सुबह से लेकर शाम तक सर आपको मेरा ये मानना है इस बारे में कि ठीक है, एनडीए के पास मिसलेनियस वोट है, इसमें कहीं दो राय नहीं, बड़ा वोट बैंक उसका है, और जो सरकार की स्कीम चली उसका असर भी पड़ा है। लेकिन जो महागठबंधन है उसके वोट बैंक में बड़ी सेंध लगती नहीं दिख रही। जबकि आप देखेंगे कि जो एनडीए गठबंधन, तो अगर
इस पवन सिंह की एंट्री के पहले देखते तो राजपूत जो मतदाता है ये एनडीए की बहुत बड़ी ताकत थी। तो अगर पवन सिंह की तरफ जो भी वोट टर्न कर रहा है ये कहीं ना कहीं एनडीए को डैमेज कर रहा है। अब देखना है कि इस डैमेज को एनडीए पार कर पाता है कि नहीं, लेकिन महागठबंधन में मुझे बहुत ज्यादा सेंध लगती नहीं। वही यही बात आपको बाजी किसको मारते हुए देख रहे हैं आप? रिजल्ट कैसा देख रहे हैं काराकाट? कि वहां पर रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है, चौंकाने वाला आ सकता है। चलिए, तो ये बोल दिए कि रिजल्ट जो है काराकाट में चौंकाने वाला आ सकता है। तीनों जो उम्मीदवार हैं वो ताकत से लड़े हैं चुनाव और अपने अपने पूरी क्षमता झोंक दी है, तो वहां जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाला आएगा। अब हम राज पाठक अगले लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। बिल्कुल, अगले लोकसभा पर चर्चा करें तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया था वो था पूर्णिया लोकसभा सीट। पूर्णिया में एक तरफ जहां बीमा भारती हैं राजद की तरफ से, दूसरे तरफ आपको पप्पू यादव हैं कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसके बाद फिर लगातार निर्दलीय सा आकर के चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं और उसके बाद वो संतोष कुशवाहा वहां पर जदयू की तरफ से हैं। लड़ाई देखी जा रही थी कि पप्पू यादव के साथ कहीं ना कहीं यादव समाज तो था ही, यानी उनका जो वोट था, लेकिन अब तमाम लोगों का उनको समर्थन मिला। इससे एक तरफ जब तेजस्वी यादव सामने आए उन्होंने कहा या तो एनडीए या इंडिया। सवाल यही है परमेंद्र सर, एनडीए या इंडिया जो तेजस्वी यादव ने भरे मन से बोला था उसका यह दिखा कि पप्पू यादव की तरफ खुला समर्थन राजद के तमाम जो कार्यकर्ता था उनको दिखा, कार्यकर्ताओं का। आपको क्या लग रहा है पप्पू यादव का इसके बाद से वोटों में जो है टर्नआउट हुआ? देखिए, दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि बिहार में 90 के दशक से ही मतलब एक तरफ भाजपा गठबंधन, एक तरफ राजद गठबंधन रहा है महत्वपूर्ण। इसके बाद भी मैं आंकड़े देख रहा था पूर्णिया के कि वहां से 1999 में निर्दलीय रूप में जीत चुके हैं पप्पू यादव, वहां से 1991 में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत चुके हैं पप्पू यादव, बिल्कुल, और 1996 में समाजवादी पार्टी जिसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है बिहार में, उसके टिकट पर चुनाव जीत चुके। तो 3 बार पप्पू यादव चुनाव जीत चुके। पूर्णिया सीट को इसीलिए हम लोग हॉट सीट में काउंट भी आप कर रहे हैं कि वहां पर पप्पू यादव की प्रेजेंस थी, वरना वहां सीधा मुकाबला तो बीमा भारती और संतोष भारती आरजेडी के कैंडिडेट और संतोष कुशवाहा जो 2014 में और 19 में भी वहां से जीते उनके बीच में था। बिल्कुल, अब सारा गेम इस पर निर्भर करता है कि पप्पू यादव का जो वहां पर उनकी जो व्यक्तिगत पकड़ है, जिसके सहारे 2 बार निर्दलीय और 1 बार ऐसी पार्टी से जीत चुके जो किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, वो अपने समर्थन को, अपने व्यक्तिगत प्रभाव को वोट में कितना तब्दील करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो मैं देखता हूँ जब भी मैं कहीं एनालिसिस करता हूँ, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वोट कटवा फैक्टर। तो मैं इस पर निगाह देखता हूँ कि किस गठबंधन के वोट ज्यादा कट रहे हैं। अब ये देखना है कि पप्पू यादव जितना बढ़त ले रहे हैं वो किसके कीमत पर ले रहे हैं, किस दूसरे गठबंधन की वोट की कीमत पर ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पप्पू यादव का जो समर्थक वर्ग है वो कहीं न कहीं महागठबंधन वर्ग से जुड़ा हुआ है और सवर्ण भी वहां मदद किए हैं, बिल्कुल किए हैं। लेकिन वहां पर ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि लगातार 2 टर्म से वहां पे एनडीए का कब्जा रहा है और एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। ऐसी स्थिति में अगर महागठबंधन का बड़ा वोट बैंक पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट करता है तो ये गठबंधन के लिए वहां मुश्किल हो सकती है, मैंने चौंका सकते हैं पप्पू यादव। बिल्कुल। सर कमल सर से तो सवाल इसी पर होगा जब चौंकाने का रिजल्ट आ सकता है। संतोष कुशवाहा जो वहां से लगातार 2 बार से सांसद चुनते आ रहे हैं, साफ दिख रहा है कि अगर महागठबंधन का वोट पप्पू यादव की तरफ बटेगा तो फायदा एनडीए को दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है पप्पू यादव की स्थिति में जीत जो है वो आसान दिख रहा है या फिर वोट कटवा की स्थिति में पप्पू यादव यहाँ पहुंच गए हैं और संतोष कुशवाहा बाजी मार गए? देखिए, जो पूर्णिया में मतदान हो चुका है और जो सूचनाएं वहां से छन कर आई है, बिल्कुल यह क्लियर है वहां कि राष्ट्रीय जनता दल बीमा भारती वहां तीसरे नंबर पे है। अब हम लोग को चर्चा इस बात पर करना है कि पप्पू यादव या संतोष कुशवाहा। तो पप्पू यादव को एक खास वर्ग का वोट मिला है, संतोष कुशवाहा के साथ एनडीए का जो पारंपरिक वोट है वह तो मिला ही है। और कुशवाहा उम्मीदवार होने के चलते, क्योंकि यह मैं पहले भी इस बात को बार बार कह चुका हूं कि कुशवाहा ऐसी जाति है कि वह अपने कैंडिडेट को ही वोट देती है। तो कुशवाहा जाति का पूरा वोट संतोष कुशवाहा को मिला है। तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अभी वहां एनडीए के संतोष कुशवाहा भारी है, उनके जीतने की संभावनाएं अधिक है। लेकिन यदि पप्पू यादव ज्यादा आरजेडी के वोट को लगाने में सफल हुए होंगे तो वे भी निकल सकते हैं, रेस में है। संभावनाएं ज्यादा संतोष कुशवाहा की। अब हम सबसे पहले बात जीत चुके हैं। अब हम सबसे पहले और सबसे पहले फेज में जो चुनाव हुआ जहां सबसे कसमकस लड़ाई हुई, सीधी लड़ाई हुई, उस सीट की बात करेंगे। वो सीट है औरंगाबाद।
औरंगाबाद में जो एनडीए के बीजेपी के जो सांसद है सुशील कुमार सिंह, वो जीत की पांचवी बार वो चुनाव मैदान में है और 4 बार के सांसद हैं। लेकिन इस बार जो महागठबंधन ने प्रयोग करते हुए, इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को उतार दिया। अभय कुशवाहा यहाँ पर मैदान में है। अब हम जानना चाहेंगे कमल किशोर से कि आपके नजर में यहाँ पर कैसी लड़ाई है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ नजदीकी फाइट है, सुशील सिंह इस बार सबसे ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई है ही नहीं, ये बीजेपी का सेफ सीट है, एनडीए का सेफ सीट है। 2009 से लगातार सुशील सिंह जीत रहे हैं और एक बार फिर बाजी पलट देंगे। आपके नजर में क्या है? देखिए, सुशील सिंह ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच, पूरे बिहार में अगर हम लोग बात करें तो जनता के बीच सबसे अधिक रहने वाले प्रतिनिधि हैं, जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इससे आप, हम या पूरे बिहार के लोग भी इनकार नहीं कर सकते हैं, सारे लोग मानते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो उनके विरोधी हैं वो उनके विरोध में अपनी बात को रखने में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। हर चुनाव में मैं यह देखता आया हूं कि पहले तो उनका टिकट ही कट जाता है, लगता है कि टिकट ही नहीं मिलेगा, लेकिन अंततः टिकट वह मिल जाता है और चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद फिर उनके हार की खबरें फैल जाती हैं और वह अंततः जीत जाते हैं। इस बार भी हमको लगता है कि वही स्थिति दोहराया जाएगा। और जो वोट का जो समीकरण था, आप देख लीजिए 2019 के हम समीकरण को, वोट के समीकरण को देख रहे हैं, जो समीकरण था वही है। अंतर केवल यही आया है कि आपको जो दांगी का जो वोट था, वो दांगी का वोट इस बार सुशील सिंह के पक्ष में गया है। और मांझी का जो अच्छी खासी संख्या में जो वोट है 30 से 40 हजार, तो वो वोट उधर से मतलब इंडिया गठबंधन से छिटक करके इधर आ गया है जीतन राम मांझी के चलते। ये 2 फैक्टर जो हुए इधर बढ़े और 72,000 का मार्जिन, और इसको आप जोड़ लीजिए, उधर का माइनस होना। आप किसको यहाँ पर लीड किसको दे रहे हैं? या आप इसमें समझने की बात है, जो अगर मान लीजिए कि इनका 50,000 60,000 वोट घटा भी होगा तो भी आसानी से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट है। आपने कहा कि मांझी के शामिल होने से एक वोट बढ़ेगा औरंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी का। सवाल सर आपसे होगा, प्रेमेंद्र सर, बिल्कुल बड़ा होगा। प्रेमेंद्र सर से सवाल ये होगा कि अगर मांझी के आने से दांगी समाज का वोट बढ़ रहा है और भी लोगों का समर्थन मिल रहा है बीजेपी प्रत्याशी को, तो इस चुनाव में यह भी देखा गया कि जो बीजेपी का अपना कोर वोट कहा जाता था, स्वर्ण वोटर, इस वक्त खास करके राजपूत जाति की चर्चा हम करेंगे, औरंगाबाद में नाराज दिखे। लेकिन जो राजपूत वोटों की आप बात करें तो उनके पास विकल्प नहीं था, वो किधर जाते। तो उन्होंने अंत में फिर सुशील बाबू को ही वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो जो कुछ पैचवर्क रह गया तो उन्होंने कर दिया। मतलब ये आप कह रहे हैं कि औरंगाबाद में बीजेपी यहाँ पर लीड कर रही है। अब मुझे लग रहा है कि आसानी से सुशील कुमार सिंह ये सीट निकाल लेंगे। तो औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह लीड नजर आ रहे हैं, ऐसा दोनों सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि बीजेपी एक बार फिर बाजी पलट देगा औरंगाबाद में। बिल्कुल। अगर बात करें हॉट सीट की, जब चर्चा लगातार हो रही है तो फिर चर्चा करेंगे फिर मुंगेर लोकसभा सीट की, जहां पर जदयू से ललन सिंह हैं उम्मीदवार के तौर पर। वहीं पर महागठबंधन ने एक बार फिर से प्रयोग किया और अनीता देवी को वहां से उम्मीदवार बनाया। और इस लड़ाई में जब सामने आते हैं अनंत सिंह तो और दिलचस्प हो जाता है। ये हॉट सीट बन चुका है। जानने की कोशिश करेंगे प्रेमेंद्र सर, ये जो प्रयोग किए लालू प्रसाद यादव ने, उसके बाद तुरंत नीतीश कुमार कहें या एनडीए का प्रयोग हुआ कि पैरोल पर बाहर आ जाते हैं अनंत सिंह, किसका इसमें फायदा यहाँ पर दिख रहे हैं, किसकी बढ़त देख रहे हैं? देखिए, एनडीए वहां पे लगातार 2009 से हावी है मुंगेर, और जो जीत का अंतर है वो भी काफी बड़ा है। आप अगर गौर से देखें 1 लाख से ऊपर जा रहा है जीत का अंतर। और 2019 में ललन सिंह वहां से जीते थे, उसके पहले 2014 में वीणा देवी जीती थी, 2009 में फिर ललन सिंह जीते थे। वर्तमान जो सांसद है ललन सिंह है। आरजेडी ने कोशिश की, अशोक महतो की पत्नी है जो धानुक बिरादरी साथी हैं, कुमारी अनीता जी को वहां पर खड़ा कराया। अशोक चौधरी को, अशोक महतो कौन नहीं जानता है, जो बाहुबली है। तो ये था कि धानुक वर्ग को अपने ओर आकृष्ट किया जाए।
लेकिन एनडीए का जो मिसलेनियस वोट है और जो पहले से पकड़ है उसमें बहुत ज्यादा सेंध लगती नहीं दिख रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एनडीए को थोड़ी है। यहाँ पर अनंत बनाम जो है ललन नहीं, अनंत बनाम अशोक की लड़ाई हो गई थी, दोनों बाहुबलियों की टक्कर हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा था। आपके नजर में वहां कौन लीड ले रहा है? देखिए, मुंगेर जो संसदीय सीट है वो उस क्षेत्र में भूमिहारों की बहुलता है, और भूमिहार भी ऐसी जाति है जो अपने कैंडिडेट को वोट ज्यादा करती है। तो ललन सिंह का भी प्रभाव रहा है और साथ में अनंत सिंह का भी जुड़ गया, तो दोनों मिलने के बाद भूमिहारों का पूरा वोट, एनडीए का पूरा वोट ये मिला। और जो राजद का था, राजद का जो माई समीकरण है और प्लस कुशवाहा और आपको धानुक का वोट, ये सब मिला, तो संघर्ष तो हुआ, लेकिन अंततः ललन सिंह वहां भारी पड़ते दिखे। वहां लोगों से काफी दिनों से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको पूरे बूथ की, पंचायत की, गांव की, व्यक्ति की जानकारी है, इसका लाभ उनको मिला। अशोक महतो के साथ यह ऐसा नहीं हो सका। तो वो जो अनुभवी होने का लाभ मिला, वो एक बार फिर मुंगेर का प्रतिनिधित्व करते दिख रहे हैं। और हमको लगता है कि अब तो चुनाव परिणाम आने में 24 घंटे से भी कम समय रह गए, और इस दौरान जो 24 घंटे के अंदर जो आएगा नतीजा वो आप सब हमारे सामने। अब हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे क्योंकि समय जो है गुजरता चला जा रहा है, और जो हमारे व्यूअर हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो हम सिर्फ रिजल्ट जाने। तो हम बात करेंगे बक्सर लोकसभा सीट। वहां पर बक्सर लोकसभा सीट जो है ब्राह्मण बहुल इलाका है, ब्राह्मणों का लगातार वहां उस सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन इस बार एक आईपीएस अधिकारी जो वीआरएस लेकर आए, आनंद मिश्रा, वो वहां से चुनाव लड़े, बागी हो गए और चुनाव लड़े। उसके बाद से वहां का चुनाव जो है रोचक है। वहां पर जो अश्विनी चौबे मंत्री थे मोदी के कैबिनेट के, उनको बेटिकट किया गया, उनके जगह पर मिथिलेश तिवारी को लाया गया जो संगठन में बीजेपी के थे, उनको लड़ाया गया। और राजद से वहां पर जगदानंद सिंह के बेटे और नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। अब हम सीधे चलते हैं परमेंद्र मिश्रा सर के पास और ये बताएंगे, सीधा हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां कैसी लड़ाई है और लीड कौन ले रहा है। देखिए, वहां पर लड़ाई का जो फिक्स सेटअप है वो चला रहा है। एक तरफ भाजपा की ओर से कोई ब्राह्मण कैंडिडेट रहता है, चाहे अश्विनी तिवारी हो, अश्विनी चौबे हो, या उसके पहले लालमुनि चौबे हो, और इस बार मिथिलेश तिवारी जी आए हैं। मिथिलेश तिवारी ने केवल संगठन से जुड़े हुए बल्कि एक बार विधायक भी रह चुके हैं। और जो अपोजिशन में देखिएगा पिछले 3 चुनाव से, तो उसमें भी राजपूत कैंडिडेट रह रहे हैं, खास करके जगदानंद सिंह जी वहां पर लगातार रह रहे हैं। जगता बाबू का मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने 2009 में बहुत मामूली अंतर से जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद अगर देखें 2014 में और 19 में तो अश्विनी चौबे ने बड़े अंतर से हराया। तो इस बार जगदानंद सिंह जी की जगह परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि उनके बेटे आ गए हैं। तो आरजेडी का जो वोट बैंक है अपनी जगह, इसमें जो हॉट सीट इसलिए बन गई आनंद मिश्रा जो वहाँ के आईपीएस अधिकारी हैं, उनके मैदान में आने से। तो जब यहाँ पर इतनी इंटेंस लड़ाई बक्सर में चलती है तो मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण वोट वहां ज्यादा बटेंगे, और मुझे लगता है कि एनडीए का अपना वोट बैंक, उनके जो ब्राह्मण मतदाता है उनका उनमें बंटवारा नहीं, उनको पता है कि जहां भी हम बटेंगे तो ये सीट राजपूत या आरजेडी सुधाकर सिंह ले जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर मतलब वोट का ज़्यादा डिवीजन नहीं होने वाला है, और अंततः बीजेपी के कैंडिडेट जो मिथिलेश तिवारी वो सीट निकाल लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, वहाँ आरजेडी को नुकसान देखिए हमेशा, जब जब वहां से पूर्व मंत्री ददन यादव या ददन पहलवान लड़ते, आरजेडी को हर बार नुकसान पहुंचा। इस बार भी उम्मीदवार है, और जितना आनंद मिश्रा नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को, उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं ददन पहलवान। वहां से लीड कौन ले रहा है? मुझे सिंपल बीजेपी वहां से हमको लगता है तो बीजेपी बक्सर से लीड ले रहा है, एक बार फिर जो है जीत दर्ज कर सकता है बीजेपी बक्सर सीट से। अब आगे जो है बिल्कुल राज जी आपको बताएंगे। सीधे चलते हैं सिवान में, क्योंकि इस बार जो चर्चा रही है सिवान में कि जो शहाबुद्दीन रहे हैं, बाहुबली नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी हिना साहब जो कि महागठबंधन से जुड़ी रही, क्योंकि शहाबुद्दीन थे, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि वो निर्दलीय के तौर पर सामने आएंगी। दूसरी तरफ वहां पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं और एक तरफ हैं विजय चौधरी जी, अवधेश बिहारी चौधरी जी हैं, वो वहां पर है महागठबंधन की तरफ से। और ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि हिना साहब के आने के बाद जो महागठबंधन का एक कोर वोट है, एमवाई समीकरण की जो चर्चा हम करते हैं वो टूटता दिख रहा है। डायरेक्ट चर्चा करेंगे कमल किशोर जी सर से, हम चर्चा करेंगे कि क्या दिख रहा है आपको, महागठबंधन वहां कमजोर हो गया है? कमजोर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
हिना साहब के लड़ने से राजद को नुकसान तो हुआ ही है, क्योंकि सीवान में मुस्लिमों की बहुत अच्छी संख्या है। अब यह निर्भर करता है कि कितना काट पाई है, लेकिन अच्छी जो सूचना आई है, अच्छी खासी संदमारी की है हिना साहब ने, तो यह तो नुकसान सीधे सीधे आपको आरजेडी को ही हुआ है, और इसका लाभ तो कहीं ना कहीं एनडीए को हुआ है। वहां पर जदयू की जो कैंडिडेट हैं, विजय लक्ष्मी नई कैंडिडेट हैं, तो उनको लाभ मिला है, और वे कुशवाहा जाति से है, तो कुशवाहा का कहा जा रहा है सर, तो यहाँ भी जदयू आगे दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वहां पर सवर्ण वोटर भी जो है ना, वो हिना साहब की तरफ चले गए, तो हिना साहब वहां बाजी पलट सकती है, चौंका सकती है, ऐसा कुछ है क्या? आप किस रूप में ले रहे हैं? कि हिना साहब वहां पर आरजेडी के टिकट पर 3 चुनाव लड़ चुके और तीनों में उनकी पराजय हुई, तो उनका जो अपना वोट बैंक है, जो उनके पति के प्रभाव वाला था, मुझे लगता है कि ज्यादातर वही उनके साथ है। दूसरी बात है कि पिछले 3-4 चुनाव से देखिए वहां पर एनडीए गठबंधन हावी है, और इस बार भी कुशवाहा बिरादरी से जो आई हैं विजय लक्ष्मी देवी, उनके पति रमेश कुशवाहा वहां के विधायक भी रहे हैं, विधायक भी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सवर्णों का वोट गया भी अगर होगा तो वही वोट क्या होगा जो व्यक्तिगत प्रभाव वाला उनका हिना साहब का होगा। कोई बहुत बड़ा मेजर टर्न वहां मुझे नहीं दिखाई दे रहा हिना साहब के पक्ष में सवर्ण वोटरों। सिवान को आप किसके खाते में डाल रहे हैं? सबसे बड़ी हम जनता मुझे लगता है कि वहां पर एनडीए को एज है, जदयू मतलब एनडीए का। अब हम सबसे आखिरी हॉट सीट की बात करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम शो को खत्म करेंगे। आखिरी हॉट सीट है सारण लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ लालू को की बेटी जो उनको किडनी डोनेट की थी, रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं, और चुनाव के दौरान वहां हिंसा भी हुआ और उसके कारण काफी चर्चा में रहा है। तो अब हम सीधे चलते हैं कमल किशोर सर के पास और इनसे जानेंगे सारण की लड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं। इस बार लालू परिवार ने पूरी ताकत झोंक दिया है। देखिए, जो सारण की लड़ाई है, पूरे बिहार में 40 सीट पर आप नजर डालेंगे तो सबसे अधिक यदि कांटे का संघर्ष हुआ है तो वह सारण बिल्कुल। और हमको लगता है कि दोनों तरफ से पूरी जबरदस्त लड़ाई है, परिणाम किसी के पक्ष में आ सकता है। रोहिणी आचार्य को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं, और रूढ़ी जी को भी कम नहीं आंक सकते हैं। बड़ी बात कर रहे हैं आप। या किसी तरफ आ सकता है, और सबसे जो जिस पर पूरे बिहार की भी निगाहें लगी हुई है वो सारण सीट है। हो सकता है कि नया चेहरा भी आ जाए, या फिर एक बार पुराने चेहरे पर वहां की जनता मतदाता विश्वास करेंगे, या तो बहुत जल्द पता। सर, सारण पे जब हम चर्चा करेंगे, एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी को लगातार वहां पर उम्मीदवार बनाया जा रहा है और जीतते हुए भी आ रहे हैं। इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को उम्मीदवार बताया। क्या लग रहा है, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी चुनावी मैदान में आई और एनडीए ने राजीव प्रताप रूडी को ही सामने लाया, ना एक ही कैंडिडेट को लगातार तिहराने के कारण भी एक एज जो है वो आपको लग रहा है कि एक फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर जो है रोहिणी के साथ दिखेगा? सारण को आप इस तरह से समझिए कि सारण वो क्षेत्र है जहां से लालू जी ने अपनी राजनीति शुरू की, और वो उनका गढ़ माना जाता था आरजेडी का। लेकिन राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के ऐसे लीडर रहे जिन्होंने आरजेडी के गढ़ को न केवल तोड़ा बल्कि उस पर शक्ति के साथ कब्जा भी जमा। आप अभी विपुल जी कह रहे थे कि इस बार आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी। ऐसा नहीं कि पहली बार ताकत लगाई। आप देखिए, वहां से 2014 में राबड़ी देवी खुद लड़ रही थी, बिल्कुल पूरी इंटेंसिटी से लड़ रही थी, और उस वक्त भी आरजेडी ने पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन वहां से रूडी जी, रोहिणी आचार्य के आने से वहां 200 खरोच ज्यादा था। बिल्कुल, मैं बस यही कह रहा हूँ। ये पिछली बार भी चंद्रिका यादव खड़े थे जो लालू परिवार के समधी हैं। हाँ। अंतर सिर्फ ये आया है कि इस बार रोहिणी आचार्य आ गई हैं, फ्रेश चेहरा है, उनके साथ ग्लैमर है, जिस तरीके से उपजे भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ सहानुभूति की, उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी डोनेट की थी। तो ये जो उनके प्रति आकर्षण, ये जो इंटेंसिटी है, यही स्थिति परिवर्तन ला सकता है। अदरवाइज सारे समीकरण पहले की तरह जस के तस है। तो रोहिणी का जो व्यक्तिगत प्रभाव है, उनके प्रति जो उनकी व्यक्तिगत छवि है,
पिता की एकदम से समझिए कि वो जान बचाने वाली बेटी के रूप में उनकी जो छवि आई है, इसका लाभ महागठबंधन को मिले तो मिले, अदरवाइज सारे समीकरण वैसे ही। तो ये हॉट सीट बिहार की थी और इन पर तमाम जो हॉट सीट हैं उन पर जो उम्मीदवार हैं जिन पर लगातार बिहार की जनता की नजर है, तमाम उन प्रत्याशियों पर, उनके खास करके समर्थकों की नजर है, उन पर हम लगातार चर्चा करते हैं। लेकिन अब जब चर्चा इन हॉट सीट पर करेंगे तो ओवरऑल बिहार की भी करेंगे, क्योंकि 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट में कई दावे हैं। एक तरफ एनडीए की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि 40 की 40 सीट जीतेंगे। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार सभा कर रहे थे, उसके बाद उनका दावा है कि इस बार बिहार से खास करके वो मोदी के रथ को रोकेंगे। हम इन्हें इसी पर जानना चाहेंगे, परमेंद्र सर से जानेंगे और कमल किशोर सर से लगातार जानेंगे। आप लगातार चुनाव देख रहे हैं, बड़ी नजदीक से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन हावी होगा या एनडीए का जो कारवां लगातार तीसरी बार बढ़ रहा है उसी तरीके से बढ़ेगा, 40 की 40 देखिए, पहुंचेगा? एक बात है, बिहार की 40 सीटों में से पिछली बार जो एनडीए गठबंधन या भाजपा गठबंधन था उसने 39 सीटें हासिल कर बिल्कुल। ये एकदम पीक पर पहुंचना उनका हुआ। ये तय है कि 39 सीटें इस बार नहीं मिल रही हैं। मेरा मानना है कि कम से कम 10 या 12 सीटें ऐसी हैं जो पीछे घटेंगी। एग्जिट पोल जो आए हैं अधिकांश जो चैनल के, वो 34, 36, 30 के ऊपर दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबके अपने अपने आकलन है। एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं है, वो सैंपलिंग होती है। आप सभी मीडिया से हम लोग सब साथी जुड़े हुए हैं, हम लोग पर्टिकुलर कुछ एरियाज को मतलब हम लोग भी सैंपलिंग किए हैं, उसकी सर्वे किए हैं, उसकी सैंपलिंग करते हैं। दूसरी बात कि वोटर इतने चतुर हैं या आपकी शक्ल देख के पूरा आपका इतिहास, भूगोल, आपकी पॉलिटिकल जो कमिटमेंट से लेकर हर चीज समझ जाते हैं, तो उसी ढंग से बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल होता है। रिजल्ट अलग चीज होती है और एग्जिट पोल उसका एक अनुमान जैसा केवल। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से, मैं जो फील्ड में घूम रहा था, जो मैंने देखा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से महागठबंधन या एनडीए पीछे चला जाएगा। एनडीए को मेरे ख्याल से 28 से 30 या 32 सीटों तक आ सकती है और उसी हिसाब से मान के चलिए कि ये बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अधिकांश जो राष्ट्रीय चैनल और जो एग्जिट पोल दिखा है, उस एग्जिट पोल को भी आप फेल कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोग जिन हॉट सीट की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे जो लग रहा है कि बिहार जो है, पूरा बिहार ही हॉट स्टेट है। बिल्कुल। और इस पर पूरे देश की निगाह है। बिहार तो देश की दिशा और दशा को तय करता है और बिहार हमेशा संकेत देता है। इंडिया गठबंधन भी जो बना, उसकी मुख्य धुरी बिहार ही रहा। बिल्कुल। उस समय नीतीश जी थे और लालू जी रहे, लालू जी साथ हो गए, नीतीश जी अलग हो गए। तो बिहार हॉट स्टेट है और सारे सीटों पर यहाँ के लोगों की निगाह है। और जो परिणाम आएगा, मुझे जो लग रहा है और मैंने जो आकलन किया है, 30 से 32 सीट यह एनडीए को मिलता दिख रहा है। जो इंडिया गठबंधन ने भाकपा माले को जो सीट दिया, वो मुझे लग रहा है कि सारा का सारा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो एक प्रकार से माना जाएगा 2019 की तुलना में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है बिहार में और कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एनडीए 30 से 32 सीटों पर जीतती दिखाई पड़ती। आखिरी सवाल हम करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है कि 39 से घटकर 32 आएंगे जैसा आप दोनों का कहना है, तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी को नुकसान होगा, जेडीयू को नुकसान होगा, या फिर चिराग नुकसान में जाएंगे? नहीं, यहाँ पे देखिए, चिराग सबसे फायदे में दिखाई देते हैं। चिराग ने जिस तरीके से पत्ते खेले हैं और जिन सीटों पर उन्होंने दांव लगाए हैं, चिराग सबसे अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जदयू की सीटों को लेकर के ही हम लोगों को लग रहा है जहां जहां जदयू लड़ रही है, वहां एक दो जो उम्मीदवारों का चयन का मामला था या वोटों के कन्वर्ट करने का मामला था या लड़ाई ऐसी पेंच में पड़ गई वहां, तो मुझे लगता है कि अगर सभी अलग अलग दलों के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि जदयू नुकसान है। जदयू आपको जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज ये सीटों पर नुकसान में है और एक आध सीट हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 1-2 सीट हो सकता है। और जो लोजपा रामविलास भी है, कम से कम 1 सीट तो वो निश्चित रूप से लूज करती दिख रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारा एग्जिट पोल का महा
एग्जिट पोल था और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हॉट सीट है जिस पर लगातार बिहार की जनता की नजर है, आपकी नजर है, उस पर चर्चा की जाए। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास जो है दो वरिष्ठ पत्रकार थे। प्रेमेंद्र सर हमारे साथ जुड़े थे, कमल किशोर सर थे हमारे साथ। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरीके से, चूंकि अब 4 जून यानी कि बस 24 घंटे बाद ये तय हो जाएगा कि दिल्ली के जो सदन है, बड़ा सदन है, उस पर कौन बैठेगा। बिहार में 40 सीटों का जो दावा है उस पर कौन विजयी होता है। इंडिया गठबंधन जो इस वक्त बना है, सबकी निगाहें हैं कि किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होगा। और बहुत धन्यवाद। चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी जीत कहां हुई और सबसे छोटी हार कहां हुई, कौन से पार्टी कहां पर चूक कर गया और कैसे बाजी पलट गया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।